अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन प्रोग्राम्स को करने का मकसद हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि आप लोगों की जो है नॉलेज में और आपकी अवेयरनेस में इजाफा करने का मकसद होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियो जो है और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेल आइकन पे हिट ज़रूर करें, ताकि टाइमली आप अपनी जो भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं वो आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ ही नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। उनका ताल्लुक जो है वो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ से है, और वो वहाँ की यहाँ मैं बात कर रही हूँ नशीद मलिक साहब की। और जो है आज हम उनसे बात करेंगे आने वाले वीक में क्या होने वाला है, और जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी है, मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, 2 हफ्ते की करेक्शन थी मार्केट में, अब क्या आगे होने वाला है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हमारे कुछ व्यूअर्स भी हमारे साथ हैं, और उनके भी कुछ सवाल हम जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और सर सबसे पहले जो है सवाल जो मैं स्टार्ट करूंगी वो मैं यही कहूंगी कि अभी मार्केट में जो है एक तरीके से जो है मंदी की सूरत हाल चल रही थी। बीच बीच में जो है थोड़ा सा मार्केट ने अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन वो भी एक करेक्शन के हवाले से लोगों ने कहा कि वो एक करेक्शन मोड था। और अब चूंकि रोल ओवर वीक भी गुजर चुका है, मंडे को जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कट डाउन होगी। तो मुझे ये बताएं कि किस तरीके से मार्केट को आप देख रहे हैं कि मंडे से मार्केट में क्या वही जो तसलसल कायम है वही चलेगा, या फिर मार्केट में जो है थोड़ी सी हम देखेंगे कि थोड़ी सी बेहतरी होगी, ट्रेंड चेंज होगा मार्केट का। जी जी हेलो। जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ जी, एक मार्केट में अनसर्टेनिटी इसी वजह से है कि पॉलिटिक्स को लेके, क्योंकि वो रिजर्व सीट्स वाला वर्डिक्ट आया था, अब उसको चैलेंज करेंगे। फिर जो पीटीआई है वो बैन होने की भी बातें हो रही हैं, तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में थोड़ी ऊंच नीच चल रही है। सही। तो वैसे यही है कि वैसे यही है कि अगर कुछ नीच आती है मार्केट में तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हमने जो लास्ट सेशन किया था साथ, उसमें शायद आपको याद होगा कि मैंने यही कम्युनिकेट किया था कि पार्टिसिपेंट्स को बजट का वेट करना चाहिए, और जब बजट की वजह से जो मार्केट में अनसर्टेनिटी आई थी और मार्केट में थोड़ा डिक्लाइन आया था, वो डिक्लाइन जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो उस वक्त बाय करें। और हुआ यही, जैसे मैंने कहा था कि वो मार्केट डिप हुई बजट की वजह से, और मैंने जैसे ये बोला भी था आपके शो में कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि बहुत ही कोई ड्राउना होगा या बुरा होगा। वो ज़्यादा लोगों की तरफ से ओवर रिएक्शन है, लेकिन वो जो ओवर रिएक्शन है उसी का ही इन्वेस्टर्स को एडवांटेज लेना था, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने फिर लिया भी कि आप बजट के एंड डेज में या बजट के फ़ौरन बाद बाइंग करते तो अच्छा रिटर्न मिलता, जैसे मैंने गाइड किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि वेव्स के हवाले से थोड़ा सा, वेव्स ए के हवाले से जो है कि उसमें क्या है, कोई न्यूज़ है, कोई नेगेटिव न्यूज़ है। एकदम से 18 से वो 10 रुपए पे आया है, तो आगे क्या इसका आप देख रहे हैं? थोड़ा सा वेव्स ए को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। वेव्स अप्लायंसेस है जो कि वेव्स APP वेव्स ऐप के नाम से ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। वेव्स होम अप्लायंसेस लिमिटेड उसका नाम है। तो बेसिकली हुआ यही था कि पहले, और एक इसकी जो पेरेंट कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है वो वेव्स कॉरपोरेशन है। तो बेसिकली हुआ ये था कि वेव्स कॉरपोरेशन ने डीमर्ज करके ये एक वेव्स होम अप्लायंसेस के नाम से कंपनी बनाई थी, जो कि होली एंड सोली होम अप्लायंसेस का बिजनेस है। इसके पीछे कंपनी का विजन यही है, कंपनी का पर्पस यही है कि होम अप्लायंसेस को
एक सेपरेट कंपनी रखें, क्योंकि बेसिकली होता यही है कि जो भी कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं होम अप्लायंसेस की, या एयरलिंक जैसी कंज्यूमर कंपनीज जो कि मोबाइल सेल करती हैं, या फिर ऐसी कंज्यूमर कंपनीज सच एज नेस्ले या यूनिलीवर जो कि फूड आइटम्स सेल करती हैं, तो कंज्यूमर कंपनीज को अच्छी वैल्यूएशन मिलती है स्टॉक मार्केट में। इस एक तो ये पर्पस था, दूसरा ये कि उन्होंने डीमर्जर इसलिए किया था क्योंकि वो अभी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी कोई फॉरेन जॉइंट वेंचर पार्टनर ढूंढने का। तो जब वो किसी को पिच करेंगे या कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर फॉरेन लेके आएंगे, तो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लगेगा कि एक सेपरेट होम अप्लायंसेस की कंपनी हो। तो ये बेसिकली सिनेरियो चल रहा है। जो स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है वो जाहिर है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कंपनी की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेसिकली हुआ यही था कि 2022 और 23 में वर्किंग कैपिटल के इश्यूज की वजह से, यानी कि कंपनी के पास पैसे या कैश ना होने की वजह से ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे अपने प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा फिर इशू ये भी हुआ था कि जो कि जिसको सब कंपनीज पे इम्पैक्ट आया था कि गवर्नमेंट एलसीज वगैरह ओपन नहीं करने दे रही थी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। तो उसकी वजह से 22 और 23 कंपनी का बुरा रहा। एक तो खुद कंपनी के इश्यूज थे, फंडामेंटल वर्किंग कैपिटल के इश्यूज, उनके पास कैश नहीं था। तो कंपनी ने फिर ये स्ट्रेटजी फॉलो की वेव्स होम अप्लायंसेस ने, कि उन्होंने, क्योंकि बेसिकली वेव्स होम अप्लायंसेस ये है बेसिकली वो करता ये है कि वो रेफ्रिजरेटर बनाता है, डीप फ्रीज़र बनाता है, माइक्रोवेव ओवन, वाटर डिस्पेंसर, वाटर हीटर्स, और एक टाइम पे एयर कंडीशनर भी बनाता था। तो 2021 तक उनकी वॉल्यूम्स की सेल्स बहुत अच्छी होती थी। 2021 के बाद यही हुआ कि ये जो सारे मैंने इश्यूज डिस्क्राइब किए हैं, इसके बाद इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी। तो जाहिर है प्रोडक्शन कम की तो सेल भी कम हो गई। अब गोइंग फॉरवर्ड ये होगा कि कंपनी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर भी ढूंढ रही है, वो फॉरेन इन्वेस्टर भी लेके आएगी, और पैसे वगैरह भी रेस करने की प्लानिंग चल रही है उनकी। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर कंपनी की प्लानिंग ये है कि वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ भी करेगी, क्योंकि वेव्स जो है वो अभी भी प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने या डिक्लाइन होने के बावजूद भी कंपनी जो है वो डीप फ्रीज़र में मार्केट लीडर है। यानी कि जो वेव्स के ट्रिपलेट के नाम से डीप फ्रीज़र्स आते हैं और जो उनके कूलर्स वगैरह आते हैं, वो अभी भी जो है उसमें मार्केट लीडर है। तो बेसिकली कंपनी ने ये किया यही था कि 2022 और 2023 में उन्होंने अपने डीप फ्रीज़र के बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं डीप फ्रीज़र के बिज़नेस में, इनकी कोका कोला, पेप्सी वगैरह के साथ पार्टनरशिप्स हैं बहुत पुरानी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने बाकी प्रोडक्ट्स को मार दी। यानी कि एयर कंडीशनर उन्होंने बनाना बंद कर दिए 3-4 साल 5 साल से। हालांकि वेव्स के नाम के जो एयर कंडीशनर थे वो एक टाइम पे बड़े पॉपुलर हुआ करते थे मार्केट में। तो यही है, अब गोइंग फॉरवर्ड यही होगा कि कंपनी अपना एयर कंडीशनर वगैरह रीलॉन्च करेगी, वाटर हीटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, और उसके अलावा डीप फ्रीज़र, फ्रिज वगैरह की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करेगी पैसे रेस करके। और ये कंपनी की थोड़ा बैकग्राउंड है, थोड़ा करंट परफॉर्मेंस के ऊपर ओवरव्यू है और फ्यूचर आउटलुक था। तो बाकी ये कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम कर लेते हैं। बिल्कुल, टाइम की भी कमी है और यहाँ पर मैं चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जो है वो सवाल करना चाह रहे हैं, तो हम उन्हें भी चांस देंगे। सबसे पहले मुश्तबा, आप अपना सवाल कर लीजिए, और जिसको जो सवाल करना है वो काइंडली अपने हैंड रेज कर लें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा ईफर्ट से रिलेटेड सवाल था कि ईफर्ट का ये वाला जो क्वार्टर बुरा आ रहा है, इसके अंदर मेजरली क्या चीज इम्पेक्ट कर रही थी? N1 प्लांट जो बंद था ये इम्पेक्ट कर रहा था, या फिर ये जो गैस प्राइस का जो डिफरेंस है और इसकी जो आई थिंक कॉस्ट बढ़ गई, ये चीज मेन इम्पेक्ट कर रही थी कि इसका आगे आने वाला जो क्वार्टर है वो क्या बेहतर आएगा? क्योंकि N1 प्लांट तो अब आगे एक्टिव हो गया है ना दोबारा से। बस यही था जी। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि N1 प्लांट बंद था, और कोई रीज़न नहीं था, और आगे के क्वार्टर बेहतर होंगे। अच्छा, लेकिन इसके जो मार्जिन हैं वो तो श्रिंक हुए हैं ना, क्योंकि एफएफसी की जो मार्जिन है वो ज्यादा है, मतलब जो इसके पीयर्स के मार्जिन है वो ज्यादा है और इसके कम है। इसके मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड श्रिंक ही होंगे, क्योंकि इन्होंने बेसिकली ये किया था कि इन्होंने कॉस्टिंग जो है वो अपनी सारी की सारी कॉस्टिंग इन्होंने कॉस्टिंग वन टाइम लेने के बजाय एमोटाइज की थी। तो अब वो गोइंग फॉरवर्ड एमोटाइज होगी कॉस्टिंग,
एफएफसी ने वन टाइम ले ली थी कॉस्टिंग, जो इन्होंने फॉरेन आई थिंक इंपोर्टेड, वेल खरीदा था ना मारिसस ने। नहीं इंपोर्टेड यूरिया सेल किया था, इंपोर्टेड यूरिया सेल किया था लॉस के ऊपर सारी कंपनीज ने। तो ईफर्ट ने वो कॉस्ट एमोटाइज की थी, यानी कि वो कॉस्ट जो है वो अगले 4 क्वार्टर में वो लेंगे, और एफएफसी ने वन टाइम ले ली थी। तो ईफर्ट के मार्जिन्स कम ही होंगे, फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में कम ही होंगे गोइंग फॉरवर्ड, बाकी के 3 क्वार्टर में। ये वाला क्वार्टर तो जो हाँ ये वाला N1 की ब्रांड की वजह से। अच्छा, और दूसरा मैं पूछ रहा था जो गैस प्राइस का डिफरेंस है, इसकी वजह से इसे क्या नुकसान हो रहा है? इसकी वजह से इसको यही नुकसान होगा कि इसकी वजह से इसको और बाकी जो भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं एफएफसी के अलावा और फातिमा फर्टिलाइजर के अलावा, उनको मार्जिन्स, उनके मार्जिन्स कम ही रहेंगे, रिड्यूस्ड ही रहेंगे, यही बस नुकसान होगा। एज सच एफएफसी और फातिमा के तो इंक्रीज रहेंगे ना मार्जिन्स? इंक्रीज रहेंगे, इनके डिक्रीज रहेंगे, इनके डिक्रीज। ठीक हो गया, शुक्रिया। ठीक जी, फरूक आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नशीद साहब जी, नशीद साहब जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था वेव्स का आपने अच्छी तरह ब्रीफ किया है। तो अभी रिसेंटली प्राइस जैसे इन्होंने बताया नादिया ने कि 18 से 10 हुई है, तो इसकी फेयर प्राइस क्या होगी आगे चल के? अगर ये जॉइंट वेंचर होता है तो अराउंड 20 के करीब होगी या उससे भी एक्सीड कर जाएगी? एक सवाल तो ये था। दूसरा ये था कि एफएफबीएल और एफएफसी का जो मर्जर हो रहा है उसका इम्पैक्ट एफएफबीएल पे क्या आएगा? और तीसरा सवाल है हबको के हवाले से कि आगे चल के क्या इसकी जो ऑटो सेक्टर में इसकी जॉइंट वेंचर हुआ है बीवाईडी के साथ, उसका इसकी प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? थैंक यू। वैसे ये है कि स्पेशली जो हबको है वो मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके सिंस आपने इतनी इज्जत से सवाल किया है तो मैं फिर भी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। हबको के लिए बहुत पॉजिटिव होगी ये वाली चीज़, क्योंकि जो जिस कंपनी के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है वो दुनिया की नंबर 1 ईवी कंपनी है। मतलब टेस्ला के बाद अगर कोई कंपनी है वो BYD है। BYD का फुल फॉर्म बिल्ड योर ड्रीम्स बनता है। उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो दुनिया में नंबर 1 बहुत जल्द हो जाएंगी। तो अगर तो उस कंपनी ने पाकिस्तान में फुली इलेक्ट्रिक के बाद हाइब्रिड व्हीकल्स भी लॉन्च कर दी, तो अगर हाइब्रिड व्हीकल्स लॉन्च कर दी तो ये हबको के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि हैवेल की कितनी सेल्स हो रही हैं, साजगार इंजीनियरिंग ने कितना परफॉर्म किया है, इसी तरह से हबको भी परफॉर्म करेगा जिस तरह से साजगार ने परफॉर्म किया है एक टाइम पे जाके। उसके अलावा फिर आपका सवाल था एफएफबीएल से रिलेटेड। एफएफबीएल एफएफसी का मर्जर का इम्पैक्ट एफएफबीएल पे कितना आएगा? एफएफबीएल के लिए ये पॉजिटिव होगा मर्जर, क्योंकि अभी जिस तरह से जो रेशियोज समझ आ रही हैं, जो स्वैप रेशियोज समझ आ रही हैं, तो उसके हिसाब से एफएफबीएल की प्राइस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एफएफसी की या तो एफएफसी की प्राइस कम होगी, एफएफबीएल की प्राइस ज़्यादा होगी। तो लग तो यही रहा है कि एफएफबीएल के लिए पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि एफएफबीएल की प्राइस 50 to 55 की रेंज में एफएफबीएल की प्राइस पहुंच जाएगी। तो एफएफबीएल के शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव होगा। बाकी आपका वेव्स ऐप के ऊपर सवाल था, तो वेव्स ऐप का यही है कि वेव्स ऐप में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको 10 रुपये में अभी वेव्स मिल रहा है तो आगे जाके 10 रुपये में नहीं मिलेगा वेव्स कम से कम भी 20 से 25 रुपए का स्टॉक है। सही, थैंक यू सर। जी जी, और किसी का कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं नशीद साहब कि अभी जो है इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा, तो उन लोगों के लिए क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोग जिन्होंने जो है अपने जो है सेविंग एक इंटरेस्ट रेट के जो एक ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा था और काफी लोगों ने जो है इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब आपको लगता है जब वो रेट कट डाउन होगा तो वो जो है स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे? क्या ऐसा कुछ सिनेरियो होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी डेफिनेटली, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो तो आएंगे, उनको आना पड़ेगा,
क्योंकि जब क्लाइंट्स के एंड से डिमांड आएगी कि हमें 20% का रिटर्न मिल रहा था और अब 20% का रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा, तो जब वो रिटर्न उनका क्लाइंट्स का 20% से 18% होगा, 16% होगा, 15% होगा, तो वो बोलेंगे कि अब स्विच करो, हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं वो इक्विटी के फंड्स में या स्टॉक मार्केट में स्विच करो। तो वहाँ से स्विचिंग आएगी। फिर अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो जाहिर है उनके एंड से भी स्विचिंग आ सकती है, बिल्कुल डेफिनेटली आ सकती है। लेकिन ऑब्वियसली फिर देखना पड़ेगा, हर कोई इन्वेस्टर इतना रिस्क वो नहीं होता, इतना रिस्क टेकर नहीं होता। लेकिन हाँ, जो इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स तो कहने को अभी स्टॉक मार्केट में आए ही नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स तो ने भी तो आना है स्टॉक मार्केट में, तो वो लोग आएंगे। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी अभी चल रही थी, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का बैंकिंग सेक्टर के ऊपर? क्या आपको लगता है कि इसकी अर्निंग्स वगैरह इन सब के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर में यही है कि गोइंग फॉरवर्ड इनकी अर्निंग्स कम होंगी, डेफिनेटली कम होंगी बैंकिंग सेक्टर की, क्योंकि ये जो स्प्रेड्स थे और ये जो पॉलिसी रेट थे ये हाईएस्ट थे, शायद पाकिस्तान की मतलब हिस्ट्री में हाईएस्ट थे। तो ये गोइंग फॉरवर्ड जब कम होंगे तो इनकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन बैंक्स में फिर भी ये कि कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि अभी भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो वो वाले बैंक्स में एक्सपोजर लिया जा सकता है। लेकिन ये है कि उसके अलावा ये कि जो डिविडेंड यील्डिंग, जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड्स चाहिए होते हैं, तो उस लिहाज से बैंक्स अभी भी अच्छे ऑप्शन है कि अगर किसी के पास यूबीएल, एमसीबी और मिज़ान जैसे स्टॉक्स हैं जिसको डिविडेंड यील्ड अच्छी लगती है या वो है, तो ये स्टॉक्स गोइंग फॉरवर्ड भी अच्छे ही रहेंगे, मतलब बुरे तो नहीं हो जाएंगे। और ये है कि चलती हुई मार्केट में स्टॉक जो है वो गिरेगा तो नहीं, शायद अपनी जगह पे रहे लेकिन गिरेगा नहीं। और उसके अलावा ये है कि बैंक्स में कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी सस्ते हैं। नेशनल बैंक है जो कि बड़ा डिविडेंड दे सकता है और सस्ता है, फैसल बैंक है, उसके अलावा नेशनल बैंक है, फैसल बैंक है, उसके अलावा हबीब बैंक है। ये 3 ऐसे बैंक हैं जो सस्ते हैं और जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सही। अच्छा, आप लोगों के कोई सवाल हैं? क्योंकि उसके बाद फिर हम जो है अपना प्रोग्राम जो है वो रैप अप करेंगे। जी अच्छा, ये पूछ रहा हूँ सर कि ये एग्रीटेक के हवाले से जो न्यूज आई थी मेपल लीफ की, तो इसको आप कैसा देखते हैं? पॉजिटिव देखते हैं? मैं कहूँगा कि ये जो है ना, इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन अभी फ़िलहाल 100% नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी मुझे मतलब एग्रीटेक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। अब मुझे इस चीज़ की 100% क्लैरिटी नहीं है कि मेपल लीफ वाले इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं। हो सकता है कि मैं ये गैस ही कर सकता हूँ, हो सकता है कि ये जो है ना, इनका एक कंसोर्शियम टाइप बना हुआ है, क्योंकि मेपल लीफ का जो बेसिकली मेपल लीफ के बिहाफ पे जो ट्रांजैक्शन करवा रही है वो आरिफ हबीब वाले हैं। आरिफ हबीब वाले ये ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं मेपल लीफ के बिहाफ पे। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो फातिमा फर्टिलाइज़र भी जो है शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है अपनी एग्रीटेक में। फातिमा फर्टिलाइज़र भी आरिफ हबीब की कंपनी है, तो कुड भी कि ये इन्होंने अपना एक कंसोर्शियम सा बनाया हुआ है और ये लोग जो है कंपनी में एक टेक ओवर करना चाह रहे हैं। लेकिन ये मेरा एक गैस है, ये एक 100% एक एजुकेटेड बात नहीं है, ये मेरा गैस है। बाकी ये कि उसके अलावा ये कि एग्रीटेक के ऊपर कंटिजेंसीज और लाइबिलिटीज़ बहुत हैं, क्योंकि उसके प्रेफरेंस शेयर्स की लाइबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर डेट वगैरह काफ़ी है जो कि कन्वर्ट हो गया है। तो एग्रीटेक का यही है कि इसका प्रॉफिटेबल जो है होना या डिविडेंड देना अगले कुछ सालों में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन यही है कि अगर कोई शेयर होल्डर्स हैं तो उनको प्रेफरेंस डिविडेंड तो मिलेगा। अगर इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्रीटेक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप जैसे कोई इन्वेस्टर हैं या कोई रिटेल इन्वेस्टर है, उसके लिए मैं एग्रीटेक रेकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो ये बेसिकली तो अगर इसको हम समराइज़ करें
तो बेसिकली इसकी समरी यही है कि अगर मेपल लीफ ले रहा है या मेपल लीफ कैपिटल ले रहा है या फातिमा फर्टिलाइज़र ले रहा है, तो बेसिकली हो ही रहा है कि हमारी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसमें कंसोलिडेशन हो रही है, और दूसरा ये कि इंस्टीट्यूशन को तो प्रेफरेंस डिविडेंड्स मिल जाएंगे शेयर होल्डिंग लेने के बाद, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यही है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को तो इससे दूर ही रहना चाहिए स्टॉक से। सही। बस अब हम आखिरी सवाल लेंगे जी। सही। यहाँ पे फारूक साहब आप अपना सवाल जल्दी से कीजिए, उसके बाद फिर नशीद साहब, ये जो मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, इसमें कितना एक्सपेक्टेशन है आपको? इंटरेस्ट रेट कम होगा और उसका इम्पैक्ट कौन से शेयर्स पर ज्यादा आएगा, काइंडली बता दीजिएगा। देखिए 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स की मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, तो हमारी भी यही है 100 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 20.5 से 19.5 हो जाएगा पॉलिसी रेट, हमारी एक्सपेक्टेशन है। इसका जो इम्पैक्ट है वो आप कह लें कि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप काइबोर भी देखें तो ऑलरेडी जो लेटेस्ट टी बिल के ऑप्शन हुए हैं उसमें काइबोर ऑलरेडी डाउन हो गया है। तो बेसिकली अगर किसी कोई कंपनी इंटरेस्ट रेट दे रही होती है वो काइबोर के ऊपर ही दे रही होती है, वो पॉलिसी रेट के ऊपर नहीं दे रही होती। तो अगर काइबोर ऑलरेडी कम हो गया है तो कंपनीज के ऊपर ऐसे कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं फिलहाल, अगर 100 बेसिस पॉइंट्स होता है। हाँ, अगर 150, 200, 250 बेसिस पॉइंट पॉलिसी रेट डिक्लाइन हो जाता है ना, फिर काफ़ी सारी कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इसमें जो है वो स्टील की कंपनीज आ जाती हैं, स्टील के लिए पॉजिटिव होगा। सीमेंट में DGKC, फौजी सीमेंट, उसके अलावा मेपल लीफ, ये 3-4 कंपनीज हैं जिनके लिए पॉजिटिव होगा। और उसके अलावा ये कंज्यूमर कंपनीज जो हैं, जिस तरह हमने वेव्स होम अप्लायंसेस की बात की, या हमने पार्क इलेक्ट्रॉन जैसी जो कंपनीज हैं, इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। यूनिटी जैसी कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा जिसके पास डेट काफ़ी ज़्यादा है। ये चंद कंपनी वही जिन कंपनीज के पास भी डेट ज़्यादा है उनके लिए पॉजिटिव होगा। अगर 200 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 2% या 3% से डिक्लाइन हो जाता है, अगर 100% से होता है तो एज सच कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा प्रैक्टिकली, क्योंकि काइबोर ऑलरेडी नीचे हुआ है। सही। जी अब्दुल्ला, थैंक यू सर। अब्दुल्ला जल्दी से कीजिए जी। हम अब्दुल्ला जी, ये मेरा नाम थोड़ा सा गलत आ रहा है, मैं मुश्तबा ही हूँ। तो ये एग्रीटेक का आपने भी बोला था ना, मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि ये प्रेफरेंस शेयर की आप बात कर रहे थे ना, तो ये इंस्टीट्यूशंस प्रेफरेंस शेयर कैसे खरीदती हैं? मतलब ये हमारे यहाँ पे जो शो हो रहा होता है स्टॉक मार्केट में भी आई थिंक एक होता है, जैसे EPCL का प्रेफरेंस शेयर है या फिर ये एग्री का प्रेफरेंस शेयर है, तो क्या जो इंस्टीट्यूट्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो प्रेफरेंस के अंदर कर रहे होते हैं, या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ये वाली बात? नहीं, बेसिकली ये इन्वेस्ट इन्होंने नहीं किया था प्रेफरेंस शेयर्स में। ये हुआ ये था कि ये लोग क्रेडिटर्स थे, यानी कि इन्होंने डेट दिया हुआ था। अच्छा, सही, वो इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है। वो कन्वर्ट हो गया था, वो कन्वर्टेबल शेयर्स थे। लेकिन ये कि उस टाइम पे फातिमा और मेपल लीफ वगैरह नहीं होते थे। ये बैंक्स के ज़माने की बात है, मतलब आज से 5-6-7 साल पुरानी बात है, जब बैंक्स को ये लोग लोन रीपे नहीं कर पाए थे एग्रीटेक वाले, तो वो जो लोन था वो कन्वर्ट हो गया था प्रेफरेंस शेयर्स में। ये स्टोरी है। सही है, चलिए, बहुत शुक्रिया। अब सर मुझे ये बताएं कि आफ्टर इंटरेस्ट रेट के जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद आपको क्या लगता है इस वीक किस तरीके से मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? थोड़ा सा उस हवाले से बता दें ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वर्किंग करने में थोड़ा सा उनको हेल्प आउट हो। अगर तो पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट्स डिक्लाइन होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। अगर 150 बेसिस पॉइंट्स, 200 बेसिस पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉलिसी रेट डिक्लाइन होता है, फिर मार्केट उसको काफ़ी पॉजिटिव लेगी और मार्केट जो है वो फिर से रैली करेगी। यानी कि अगर तो कल मंडे को पॉलिसी रेट 200 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे जो है वो आप देखेंगे कि ट्यूसडे को मार्केट शुरू में ही फर्स्ट हाफ में ही 1000-1500 पॉइंट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 100 बेसिस पॉइंट होता है तो फिर 300-400 पॉइंट बढ़ेगी। थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है।
तो यही है फिर। सही। अख्तर साहब, आप अपना सवाल कर लें, उसके बाद बस हम एंड की तरफ करेंगे प्रोग्राम को। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बीपीएस को? आवाज आई है? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। बीपीएस को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं? मुझे फिर से सॉरी समझ नहीं आया। वो बेसिस पॉइंट्स तो पूछ रहे हैं, जैसे 100 बेसिस पॉइंट्स आपने कहा होगा ना। अच्छा बेसिस पॉइंट्स पूछ रहे हैं 10। अच्छा आप बता। हाँ, बेसिस पॉइंट्स के बजाय मैं बोल देता हूँ कि अगर 2%, अगर पॉलिसी रेट 2% से या उससे ज़्यादा डिक्लाइन होता है, यानी कि 20.5% है अभी, तो अगर वो 2% डिक्लाइन होके यानी कि 18.5 हो जाता है या 18% हो जाता है, तो मार्केट 1000-1500 पॉइंट बढ़ जाएगी ट्यूसडे को। अगर 1% से डिक्लाइन होता है यानी कि 100 बेसिस पॉइंट्स, तो फिर 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, और 200 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 2%। तो अगर 1% डिक्लाइन होती है तो वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसको मार्केट नहीं लेगी और 300-400 पॉइंट बढ़ेगी या मैक्सिमम 500 पॉइंट। सही। बहुत शुक्रिया नशद साहब आपका। आपने जो है बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और जो है और जितने भी हमारे साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने। नादिया, आप इनसे टॉपिक्स अगर पूछ सकें नशीद साहब से। अच्छा चलिए, एक सवाल आ गया है टॉप इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके टॉप पिक्स वो जानना चाह रहे हैं कमिंग वीक में, तो थोड़ा सा नशीद साहब आप वो बता दें। मैं वीक के लिए तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि वैसे जनरली अगर टॉपिक्स देखें, एक तो टॉपिक हमने आज डिस्कस कर ली है, वेव्स होम अप्लायंसेस। एक वेव्स होम अप्लायंसेस होगी। फिर उसके अलावा अगर सीमेंट में हम आ जाएं तो सीमेंट में लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट स्पेशली, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। फिर उसके अलावा एफएफसी, अगर आप एक डिविडेंड यील्ड वाले हैं, आपकी प्रेफरेंस डिविडेंड यील्ड की है, क्योंकि एफएफसी की जो गैस प्राइस है वो बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही। उसके अलावा फिर ये है कि मैंने 3 टॉपिक्स और बता दी थी जब बैंक्स पे डिस्कशन हो रही थी, नेशनल बैंक, फैसल बैंक, और उसके अलावा जो है तीसरी मैंने कौन सी बताई थी, मेरे खुद अपने एचबीएल, बिल्कुल एचबीएल। और उसके अलावा अगर हम हाँ, फिलहाल यही मेरे माइंड में आ रही है। उसके अलावा रिफाइनरीज में स्टोरीज डेवलप हो रही हैं, तो रिफाइनरी में अगर हम देखें तो अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी को देखा जा सकता है, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, बहुत और पीएसओ भी सही। पीएसओ भी जी, पीएसओ और एसएनजीपी दोनों, पीएसओ और एसएनजीपी दोनों। सही, ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका, और जो है हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं एक बार फिर उनका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।